हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। विद्या सेतु में आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारी एनसीईआरटी सीरीज, जहाँ पे हम कवर करेंगे क्लास 6 to 12 हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज। आज जो हम शुरू करेंगे वो क्लास 6 की एनसीईआरटी से शुरू करेंगे, जहाँ पे पहला चैप्टर जो हमारा होगा ज्योग्राफी का होगा, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर के लिए। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो मैप होता क्या है, सबसे पहले अगर हम समझें तो व्हाट इज अ मैप। मैप एक रिप्रेजेंटेशन होता है, या हम कह सकते हैं एक ड्राइंग होगा किसी भी एक एरिया का। आपने देखा होगा कि जितने भी आज तक हमने मैप देखे हैं, चाहे वो एटलस में देखे होंगे या किसी भी ऑफिसेज में देखे होंगे, तो वो सब होते क्या है, वो किसी एक एक्चुअल एरिया का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जहाँ पे उस इतने बड़े एरिया को हमने एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर में रिप्रेजेंट करके देखा है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो मैप क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक स्मॉल एरिया, चाहे वो विलेज या टाउन का हो, या एक लार्जर एरिया डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का, और उससे भी बड़ा। आपने वर्ल्ड मैप देखे होंगे, तो जहाँ पे हम डिफरेंट कंट्रीज और वर्ल्ड मैप में सारी चीज़ों को देखते हैं। मूविंग टू द अदर पार्ट, कि अब मैप्स होते कौन कौन से हैं, या मतलब मैप के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्योंकि हम एक ही तरीके का मैप हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। तो तीन तरीके के जो है मैप के टाइप्स होते हैं। पहला होता है फिजिकल मैप, जो हमारा राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का जो मैप है, तो ये है फिजिकल मैप। यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं माउंटेन्स को, रिवर्स को, ओशियंस एंड प्लेट्यूज। सो बेसिकली फिजिकल मैप का मतलब ही यही है कि जहाँ पे फिजिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए चीज़ों का, चाहे वो माउंटेन, रिवर्स, ओशियन, प्लेट्यूज। दूसरा जो हमारा मैप होता है वो है पॉलिटिकल मैप। अब इन पॉलिटिकल मैप में हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज एंड सेटलमेंट्स। ये हमारा जो सेकंड मैप है, जो कलरफुल मैप हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें आप देखिए डिफरेंट स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स जो है वो हमें दिख रही है, और साथ ही में इनकी बाउंड्रीज। और यही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकल मैप में हम क्या देख सकते हैं। हम ये देखते हैं कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज एंड सेटलमेंट्स हैं, वो इजीली हम पॉलिटिकल मैप की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और टाइप ऑफ मैप होता है जिसे हम कहते हैं थीमेटिक मैप। अब ये थीमेटिक मैप क्या है, ऐसा मैप जहाँ पर हम रेनफॉल, पॉपुलेशन, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल टाइप, ये सारी चीज़ों को जब हम कहीं पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस टाइप ऑफ मैप को हम कहते हैं थीमेटिक। जैसे हमारा यहाँ पर ये ब्लू कलर का जो मैप है, ये एक थीमेटिक मैप है। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेनफॉल पैटर्न, कि इंडिया में किस रीजन में या किस लोकेशन में कितनी रेनफॉल होती है, वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से तीनों टाइप ऑफ मैप हमने यहाँ पे देखे। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा कंपोनेंट्स ऑफ द मैप। मैप्स के अंदर हम क्या क्या कंपोनेंट्स देखते हैं। तो मैप के अंदर ब्रॉडली चार मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है स्केल, जो डिटरमाइन करता है किन्हीं दो डिस्टेंस की, वो डिस्टेंस होंगी एक एक्चुअल डिस्टेंस एंड दूसरी होगी मैप डिस्टेंस। हमें एक्चुअल डिस्टेंस या एक्चुअल जो हमारे पास नंबर्स ऑफ फिजिकल नंबर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करना है किसी भी एक लोकेशन का मैप के ऊपर, तो हम यूज़ करते हैं स्केल। दूसरा होता है डिस्टेंस, दो लोकेशंस के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस। तीसरा है डायरेक्शन, किन्हीं दो प्लेसेस के बीच में कौन सी डायरेक्शन है, या एक ही डायरेक्शन में जो बी है वो किस डायरेक्शन में है, ये सारा हम मैप में यूज़ करते हैं डायरेक्शन के थ्रू। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है सिंबल्स का, क्योंकि एक मैप में हम बहुत सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे टाउन्स, रिवर्स, रोड्स, माउंटेन्स। इन सबको अगर हम एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जिनसे हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है। आगे देखते हैं हम कुछ की टर्म्स जो हमारे मैप से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहला है एटलस। एटलस क्या होता है, एटलस जस्ट एक कलेक्शन ऑफ मैप है, एक ऐसी बुक जिसमें डिफरेंट मैप्स, चाहे वो फिजिकल हो, पॉलिटिकल हो, इंडियन मैप हो, वर्ल्ड मैप हो, सारे मैप्स का एक कलेक्शन होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी अपने में एक स्किल है, जहाँ पे आप जो आर्ट है मैप बनाने की वो सीखते हो। ये मैप वो नहीं सिर्फ कि जो हम स्कूल में तक बना रहे हैं, जितने हमारे अदर डिपार्टमेंट्स हैं,
जैसे सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ पर सिर्फ ऐसे मैप नहीं बनाए जाते हैं जो हम स्कूल तक बना रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे बड़े रीजन्स का भी एक मैप बनाया जाता है जहाँ पे डिफरेंट फिजिकल फैक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बड़े बड़े जो कार्टोग्राफर्स होते हैं वो इन मैप्स को बनाते हैं। तो इसीलिए जो कार्टोग्राफर्स होंगे उन्हें क्या कहेंगे हम? द पर्सन हु मेक्स द मैप। और मैप बनाने की जो टेक्निक है उसको हम कहते हैं कार्टोग्राफी। नेक्स्ट, तो व्हाट इज अ स्केल? अब स्केल क्या होता है? स्केल एक ऐसा रिलेशनशिप है जो हमें बताता है बिटवीन द डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। मीन्स जो ग्राउंड में हमने एक फिजिकल डेटा लिया है उसी को जब हम एक्यूरेटली एक मैप में दिखाना चाहेंगे तो वो कैसे दिखा सकते हैं? वो हम दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो इसीलिए हम स्केल को यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसे हम समझें, अगर हमने स्केल में कोई डिस्टेंस ली 1 सेंटीमीटर की और उसको हमने रिप्रेजेंट किया है एज 500 मीटर, तो दिस मीन्स कि जिस भी जगह का हमने वो मैप बनाया तो वहां पर अगर 1 सेंटीमीटर हमने उस मैप में बताया है तो वो रीजन एक्चुअल जब हम ग्राउंड में जाएंगे तो वो 500 मीटर के बराबर होगा। मीन्स अगर सिमिलरली कोई चीज हमने 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बताई तो वो एक्चुअल में ग्राउंड में कितनी होगी? 1 किलोमीटर। अगर दो पर्टिकुलर प्लेसेस हैं, प्लेस ए, प्लेस बी, इन दोनों के बीच में हमने डिस्टेंस बताया 2 सेंटीमीटर का, और जहाँ पे हमने लिखा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 मीटर, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 1000 मीटर, विच इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो होगी 1 किलोमीटर्स की। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द स्केल। अब क्यों हमारे लिए स्केल इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस, ये हमने यहाँ पे ऊपर अभी देखा है। दूसरा, इनेबल्स एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्जर एरियाज ऑन मैप। आप इतने बड़े बड़े एरियाज जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स के हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी एक छोटे मैप में? तो यही वो एक स्केल है जिनसे हम एक्यूरेट डिस्टेंस के थ्रू उन मैप्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Then different map uses different scale depending upon the area being represented। और ये यहाँ पे आप देखो इस तरीके का स्केल का जो चार्ट है वो बना होता है। हमेशा आप देखिएगा हर मैप के नीचे ये स्केल बना होगा जहाँ पे ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगी कि कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है उस मैप में। अब हमारा अगला टॉपिक है डायरेक्शन। तो क्या होती है डायरेक्शन? डायरेक्शन देखिए सिमिलर है, जैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में डायरेक्शंस को यूज़ करते हैं ऐसे ही मैप्स का भी यूज़ किया जाता है। मैप्स में भी डायरेक्शंस यूज़ होती हैं डिफरेंट प्लेसेस को सेलेक्ट करने में। मतलब प्लेस ए से प्लेस बी किस डायरेक्शन में है, प्लेस बी से प्लेस सी किस डायरेक्शन में है, ये सारे डायरेक्शंस को मेजर करने के लिए और मैप में रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायरेक्शन को यूज़ करते हैं। सो डायरेक्शन हेल्प अस टू लोकेट द पोजीशन ऑफ प्लेसेस ऑन द मैप। They indicate the location of one place with respect to another। अब ये हमारे पास यहाँ पे एक डायरेक्शन के लिए चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं जो हम सभी को पता है, जिनको हम नॉर्मली 4 मेन डायरेक्शंस भी कहते हैं। पहली हो गई नॉर्थ, दूसरी हो गई साउथ, फिर हो गया हमारे पास ईस्ट, और फोर्थ हो गई वेस्ट। ये 4 हमारी मेन कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं। बट इनके अलावा भी हमारे पास इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं। इंटरमीडिएट मीन्स इन दोनों के बीच में भी एक डायरेक्शन होगी, ये वाली। इन दोनों के ईस्ट और साउथ के बीच में भी एक डायरेक्शन होगी, ये वाली। वेस्ट और साउथ के बीच में भी एक डायरेक्शन होगी, ये वाली। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में भी एक डायरेक्शन होगी, ये वाली। मीन्स यहाँ पर ये तो हमारे लिए 4 कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स तो थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। बट इसके अलावा 4 पॉइंट्स और होते हैं जिनको हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं। वो है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो इन सब डायरेक्शंस को यूज करके हम किन्हीं भी 2 या 3 जो लोकेशंस हैं या प्लेसेस हैं उनकी डायरेक्शंस को इजीली मैप में यूज कर सकते हैं। Map uses cardinal and intermediate directions to accurately locate places and understand their relative positions। अब हमारे पास जो तीसरा
एक पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं सिंबल। अब सिंबल क्या चीज़ है? देखिए, सिंबल कोई इजी, हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हमें इजीली रिप्रेजेंट करना है, तो या तो हम उसको लिखें कि किस चीज़ के बारे में हम लिख रहे हैं। मतलब अगर हमने यहाँ पे कोई एक हॉस्पिटल बनाया, तो हम यहाँ पे लिख दें हॉस्पिटल। अब मैप में इतना बड़ा तो हम लिख नहीं सकते। दिस मीन्स कि हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा सिंबल बनाना होगा जो शॉर्ट हो और वो इजीली रिप्रेजेंट करे कि हम क्या बताना चाहते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं सिंबल। सिंबल आर स्टैंडर्ड साइंस या ड्राइंग्स यूज टू रिप्रेजेंट features on a map. They will help display many features clearly within the limit space available on the map. अब एक तो मैप हमारे पास बहुत छोटा है, वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें रिप्रेजेंट भी करनी है। इस केस में अगर हम इतना बड़ा बड़ा अल्फ़ाबेटिकली रिप्रेजेंटेशन करें, तो पूरा जो हमारा मैप है वो ऐसे ही फिल हो जाएगा। उसको क्लियर एंड क्रिस्प बनाना है तो हमें इस तरीके के सिंबल यूज़ करने पड़ेंगे। अब उसके बाद आता है कि वाई आर सिंबल यूज्ड, हमें सिंबल यूज़ करने क्यों है? सबसे पहली बात, सेव द स्पेस, make the map look easy and understandable, and represent both natural and human made features. मीन्स यहाँ पर जो सिंबल्स होते हैं वो नेचुरल और ह्यूमन मेड दोनों के लिए अलग अलग है। इजीली आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि अगर किसी मैप में कोई चीज़ बनी है तो वो नेचुरल है या मैन मेड स्ट्रक्चर है। नाउ नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड सिंबल्स। अब हर कंट्री के अपने मैप्स होते हैं। जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर याद रखते हैं कि इंडिया में मैप कौन बनाता है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इंडिया में मैप बनाने का काम किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया या कब किया। आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी। तो ये है बेसिकली सर्वे ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया। देखिए, राइटिंग के लिए प्लीज़ मुझे सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अभी शुरू ही किया है हमने पढ़ाना। तो इस तरीके की राइटिंग जो है धीरे धीरे हो जाएगी ठीक। तो सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1767 में इस्टेब्लिश किया गया था। और कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था? इसे इस्टेब्लिश किया गया था उत्तराखंड में। ये यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये अपना ही इंडिया का उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में, और एक बहुत ही फेमस प्लेस है उत्तराखंड की कैपिटल, जो आपको पता होगी, देहरादून। तो देहरादून में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और आज भी ये यहीं पर है और मैप्स बनाने का काम यहीं पे किया जाता है। तो इन इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया हैज फिक्स्ड अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ सिंबल्स फॉर प्रिपेयरिंग मैप्स। अब की पॉइंट्स में अगर हम याद रखें तो मैप सिंबल्स आर स्टैंडर्डाइज्ड साइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट फिजिकल एंड कल्चरल फीचर्स, मेकिंग मैप इजी टू रीड एंड इंटरप्रेट। तो यहाँ तक हमारा अभी का क्लास हो गया। अब कुछ सिंबल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे लाइन। अब आपको रेलवे लाइन बतानी है, ऐसा तो है नहीं कि आप नॉर्मली इस तरीके की पटरी बना लो और उसी में सारी चीज़ें हो जाएंगी। हमें सारी रेलवे लाइंस अलग अलग तरीके से बतानी होती हैं क्योंकि वो सिंबल अलग अलग रिप्रेजेंट करता है। ब्रॉड गॉज अलग टाइप की ट्रेन्स के लिए बना होता है, जहाँ पे आप हैवी बल्क कार्गो जो ट्रेन हैं उनको यूज़ करोगे। मीटर गॉज अलग तरीके की ट्रेन्स के लिए होता है। और ये देखिए आप, ब्रॉड और रेलवे दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस डिफरेंट रेलवे स्टेशन में क्या है, यहाँ पे आपको एक रेड कलर का सिंबल मिलेगा और यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करते हैं कि ये रेलवे स्टेशन है। सिमिलरली रोड है, रोड तो रोड है। अब आप उसको कैसे बताओगे कि ये मेटल है अनमेटल्ड है? मेटल का मतलब जो पक्की सड़क हम देखते हैं तो उसको हम मेटल रोड कहते हैं, और अनमेटल रोड जो कच्ची सड़क होती है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। ऐसे ही बाउंड्रीज हैं। अब आप बाउंड्रीज कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं और ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज हैं। इनके अलग अलग सिंबल्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ रिवर, वेल, टैंक्स, कैनाल्स, ब्रिजेस, ये इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे सिंबल बने हैं। देखिए, टेम्पल और छतरी, इसमें हो जाओगे आप कंफ्यूज, बट थोड़ा सा डिफरेंट है ना। यहाँ पे देखिए फ्लैग बना हुआ है, यहाँ पे कोई फ्लैग नहीं है। उसके अलावा ये पूरा प्रिंटेड है और ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेसेस बचा हुआ है। मॉस्क तो फिर भी आप पहचान लोगे, चर्च प्लस साइन से पहचान लोगे। तो इस तरीके से देखिए आप, कितना छोटा सिंबल है और एक क्लियर मैसेज डिस्प्ले कर रहा है कि हम वहाँ पे क्या देख रहे हैं। सिमिलरली पोस्ट ऑफिस, पीटीओ, पुलिस स्टेशन। देन सेटलमेंट्स की बात करें तो ये ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स यहाँ पे किस तरीके से घर बने हुए हैं, कहीं पे ग्रेवयार्ड है। सिमिलरली फॉरेस्ट, ट्रीज, ग्रासेस, इस तरीके से डिफरेंट
जो सिंबल्स हैं उनको यूज़ किया जाता है और मैप को एक रिप्रेजेंटेटिव हम कह सकते हैं बनाया जाता है। देन मैपिंग द अर्थ। अब यहाँ तक तो नॉर्मली किसी भी एरिया का रिप्रेजेंटेशन था। अब आप पूरी अर्थ को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे अब एक ही मेथड है ग्लोब। अर्थ का शेप की अगर हम बात करें तो अगर अर्थ होती फ्लैट तो हम इजीली उस चीज़ को बना पाते, बट हमें पता है अर्थ का जो शेप है उसे हम क्या कहते हैं। अर्थ के शेप को हम दो तरीके से बताते हैं, एक तो हो गया स्पेयर, दूसरा कई बुक्स में आप देखना अर्थ के शेप को कहते हैं जियोइड। तो स्पेयर और जियोइड जो है वो अर्थ का शेप है। अब इस केस में आप कैसे बताओगे? अब यहाँ पे आप देखिए ग्लोब में इस तरीके की जो ये मैपिंग है ये आप कैसे बताओगे? ये तभी पॉसिबल है जब एक प्लेन शीट ऑफ पेपर होगा और यहाँ पे आप सारा कुछ बना दें, बट वो एग्जैक्ट इस तरीके से रिप्रेजेंट तो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे तो टर्न्स हैं। टर्न्स आप इसमें कैसे लेके आओगे? इसीलिए ग्लोब को बनाया गया था जहाँ पे आप एक्चुअल रेप्लिका देख सकते हो कि अर्थ दिखती कैसे है और कौन सा कॉन्टिनेंट कौन सी प्लेस कहाँ पर प्लेस्ड है अर्थ में। नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसा है, अर्थ की शेप कैसी है, इसीलिए ग्लोब को बनाया गया था। सो अर्थ इज नॉट अ फ्लैट सर्फेस, it is nearly spherical. A curved surface cannot be represented perfectly on a flat sheet of paper. Therefore, every world map has some amount of distortion in shape, area and distance. ग्लोब क्या है? ग्लोब इज ए स्पेरिकल मॉडल। ऑब्वियस सी बात है, ये अर्थ तो है नहीं, ये बस क्या है, एक मॉडल है। हमने एक आर्टिफिशियल मॉडल बनाया है जहाँ पे हम अर्थ को रिप्रेजेंट कर सकें और उसको देख सकें कि अर्थ दिखती कैसे है और उसके ऊपर रिसर्च एंड स्टडी कर सकें। It is most accurate representation of the earth because it preserves its shape. अब आप ऐसे जो वर्ल्ड मैप देखते हो वो आपको ऐसे प्लेन शीट में दिखेगा, ग्लोब देखोगे आप तो वो कहीं ना कहीं आपको अर्थ की तरह दिखेगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि इट प्रिजर्व्स इट्स शेप। देन ग्लोब कैन ऑल्सो मेड बी मेड फॉर दी सेलेस्टियल बॉडीज, मून, प्लैनेट्स, किसी का भी बना सकते हो आप। प्लैनेट्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर अर्थ की तरह ही बन जाएंगे एंड सिमिलरली मून भी बन जाएगा। किस चीज़ के बने होते हैं? प्लास्टिक, मेटल, कार्डबोर्ड, किसी भी चीज़ के आप ग्लोब्स को देखोगे। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मैप बना लिया, सिंबल्स बना लिए, अर्थ का रिप्रेजेंटेशन ग्लोब से कर लिया, बट अगर हमें उस मैप में किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन को सर्च करना हो तो कैसे करेंगे? क्योंकि सिंबल्स तो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिजिकल या मैनुअल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट मुझे अगर किसी के घर जाना है तो मैं कैसे जाऊँ? ये मुझे इंडिया को बिना किसी अदर हेल्प के थ्रू लोकेट करना है वर्ल्ड मैप। ये मुझे नहीं पता कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है यूरोप में। यूरोप में आपने देखा होगा छोटी छोटी कंट्रीज हैं, मुझे नहीं पता कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है और वो लोकेट करनी हो तो कैसे करूँगा? तो यहाँ पे हेल्प लूँगा मैं कोऑर्डिनेट की। कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं? कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। जहाँ पे यूज़ किए जाते हैं दो वैल्यूज, दैट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। विदाउट बोथ कोऑर्डिनेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ प्लेस कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। सीधी सी बात है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, यहाँ पे मार्केट एंड शॉप का दिया हुआ है, क्यों नंबर, रो नंबर एंड शॉप नंबर के थ्रू मैं उस शॉप तक पहुँच सकता हूँ। सिमिलरली जैसे मुझे अगर मेरे फ्रेंड के घर पे जाना है और जिस जगह पे वो रहता है वहाँ पे नियरली 300 हाउसेज हैं और किसी भी घर में ना तो लेन नंबर है और ना ही वहाँ पे हाउस नंबर है। अब ऐसे में 300 घरों तक कैसे पहुँचूंगा? अगर मुझे डायरेक्टली उसके घर जाना है तो मुझे एक एक घर में तो मैं जाके चेक नहीं कर सकता। मैं फर्स्ट टाइम गया हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि उसका घर कहाँ है। इस केस में अब मुझे 300 घर ढूंढने पड़ेंगे। बट सिमिलरली अगर उस एरिया को वेल डिफाइंड लेन नंबर से मार्क किया हुआ हो और हाउस नंबर हो तो इजीली मैं लेन नंबर पहले ढूंढूंगा, लेन नंबर मुझे मिल जाएगी, वहाँ पे मैं हाउस नंबर ढूंढूंगा और उसके घर पे पहुँच जाऊंगा। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे लेन नंबर और हाउस नंबर ने मुझे हेल्प किया मेरे फ्रेंड के घर पर पहुँचने के लिए, ऐसे ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जब मैं मेजर करूँगा तो मैं किसी भी एक कंट्री को मार्क कर सकता हूँ वर्ल्ड मैप में। इसीलिए कहा गया है कि विदाउट बोथ द कोऑर्डिनेट्स एग्जैक्ट पोजीशन लगाना बहुत टफ हो जाएगा अगर आप किसी को ढूंढते हो वर्ल्ड मैप में किसी पर्टिकुलर कंट्री को। एक और एग्जांपल यहाँ पर है चेस बोर्ड का।
आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी यूट्यूब में या चैनल में आप देखते हो कि चेस का मैच चल रहा होगा, तो वहाँ पे जैसे ही जो प्लेयर है वो एक मूव लेगा, तो वो साइड में कॉपी रखी होती है, वहाँ पे कुछ लिख रहा होता है। तो वो क्या होता है? तो चेस बोर्ड में भी नंबर लिखे होते हैं। एक तरफ अल्फ़ाबेट होते हैं, एक तरफ नंबर होते हैं 1 2 3 4 5। तो जैसे-जैसे वो पर स्क्वायर आगे बढ़ता है, तो हर स्क्वायर का एक अपना नंबर होता है। एक इस साइड का होगा, एक इस साइड का होगा। उसी को वहाँ पर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है D2, D4, ये सब जो नंबर है, यही वो नोट कर रहे होते हैं कि उन्होंने कौन-सा स्टेप कब लिया। इसी तरीके से हमें लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड हेल्प करते हैं अर्थ में कोई भी कंट्री को लोकेट करने में। यहाँ पे देखिए, ये है इंडिया का मैप। तो इंडिया के मैप में आपने देखा होगा कि 4 हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। कौन-कौन से? एक होगा लैटीट्यूड, एक होगा लॉन्गिट्यूड। लैटीट्यूड इंडिया का कौन-सा है? ये देखिए यहाँ पे 6 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक। ये हमारा 2 लैटीट्यूड्स हैं। 2 लॉन्गिट्यूड्स होंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 पॉइंट्स। 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट तक। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। अगर इन 4 पॉइंट्स को हम यूज़ करते हैं वर्ल्ड मैप में, तो ईज़िली हम बता पाएँगे कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है। इसी तरीके से हम डिफरेंट कंट्रीज़ को भी लोकेट कर सकते हैं मैप में, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से। अब पढ़ते हैं लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते क्या हैं। लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कोई एक मतलब फिजिकल लाइंस नहीं है कि अब हम जैसे अर्थ में अदर स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि ऐसे ही लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी होंगे, तो ऐसा नहीं है। लैटीट्यूड्स हो चाहे वो लॉन्गिट्यूड्स हों, दोनों इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिनको ड्रॉ किया जाता है अर्थ के ऊपर, ताकि हम डिफरेंट तरीके से स्टडी कर सकें। लैटीट्यूड्स इमेजिनरी सर्कल्स हैं जिनको पैरेलल टू इक्वेटर बनाया गया है। पैरेलल टू इक्वेटर का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हमारे पास ये फिगर है। यहाँ पे आप देखिए, जो सेंटर में हमारे पास एक है, ये है इक्वेटर। अब इस इक्वेटर में आप देखिए, ये है 0 डिग्री। इसी के पैरेलल आप जाएंगे टिल द नॉर्थ पोल एंड टिल द साउथ पोल। यहाँ तक 90 नॉर्थ और 90 साउथ, मीन्स 90 ऐसे लाइंस बनी होंगी जो पूरी नॉर्थ तक जा रही होंगी, और 90 ही ऐसी साउथ में बनी होंगी जो साउथ पोल तक जा रही होंगी। तो इन्हीं को ही हम लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी आप देखिए, 90 डिग्री नॉर्थ पोल, द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, 66, ये सारी अलग अलग लाइन्स हैं जिनको हम आगे अभी पढ़ेंगे। सेकंड, एवरी लैटिट्यूड फॉर्म्स अ कंप्लीट सर्कल अराउंड द अर्थ, क्लियरली विजिबल है इस पर। ये सर्कल ऐसे तो है नहीं कि जो फ्रंट फेस है यहीं यहीं पे दिखेगा, ये पूरा अर्थ को इस तरीके से कवर करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जितने भी जो लैटिट्यूड के सर्कल्स होते हैं, ये एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं अराउंड द अर्थ। द साइज ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड द पोल, बिल्कुल लॉजिकल है। यहाँ पे देखिए आप, अर्थ का जो शेप है ये कैसा है? एक स्पेयर या जियोइड। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें एरिया, वो इक्वेटर पे है, और जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाओगे तो ये एरिया कम होता जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर आप इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल भी छोटे होते जाएंगे, पोल तक आते आते सबसे स्मॉलर सर्कल बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे वो कह रहा है कि जो साइज है लैटिट्यूड्स का वो डिक्रीज होता चला जाता है एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल, बिकॉज सबसे बड़ा जो सर्कल है वो है इक्वेटर, और जैसे जैसे आप पोल्स तक जाओगे, चाहे वो नॉर्थ में हो साउथ में हो, जो सर्कल्स हैं वो डिक्रीज होते चले जाए। नाउ इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड्स जो हमने अभी पीछे फिगर में देखा, तो 0 डिग्री को क्या 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 कहा जाता है? वो है इक्वेटर। लार्जेस्ट लैटिट्यूड, क्वेश्चन में पूछा जाए विच इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड, इज बेसिकली द इक्वेटर। ये डिवाइड करता है अर्थ को इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। बेसिक सी बात है, ऐसी कौन सी लाइन है अर्थ में जो अर्थ को डिवाइड करती है इनटू नॉर्थ एंड साउथ? तो इट इज बेसिकली द इक्वेटर। उसके अलावा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट, ये यहाँ पे एक बेसिक बनता है यहाँ पे कि लैटिट्यूड से क्लाइमेट कैसे लिंक्ड है। अगर हम बात करें नियर द इक्वेटर, तो वहाँ पे कहा गया है टॉरस जोन।
जैसे ही आप मिडिल लैटिट्यूड्स में जाओगे वहाँ पे टेम्परेट जोन, और सबसे ऊपर जब आप पोल्स के पास पहुँच जाओगे उसे कहा गया है फ्रिजिड जोन। और ये जो तीनों नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉररेट, टेम्परेट एंड फ्रिजिड जोन के हिसाब से ही क्लाइमेट तो डिटरमाइन होता ही है, बायोडाइवर्सिटी भी डिटरमाइन होती है। कैसी वहाँ पे फ्लोरा होगी, कैसी वहाँ पे फौना होगी, ह्यूमन सेटलमेंट्स, ह्यूमन लाइफ, हर चीज़ डिटरमाइन की जाती है क्लाइमेट से। की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो लैटिट्यूड इन्फ्लुएंसेस द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड एंड देयरफॉर अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। अब यहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे देखिए आप, सेंटर में जो ये लाइन है इसे कहते हैं हम इक्वेटर। इसके बाद हमारे नॉर्थ एंड साउथ में दोनों तरफ 90 लाइन्स नॉर्थ और 90 साउथ में जो लैटिट्यूड लाइन्स हैं वो शुरू हो जाती हैं, 0 से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पे जो ये रीजन है पूरा, ये एक ऐसा रीजन है जो पूरे साल भर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर इंसोलेशन रिसीव करता है। इसीलिए हाईएस्ट टेम्परेचर आपको इसी रीजन में देखने को मिलेगा। और इसी रीजन को क्या कहा गया है? टॉररेट जोन कहा गया है। फिर हमारे पास ये जो रीजन आता है, ये सारा रीजन नॉर्थ एंड साउथ में, इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है टेम्परेट रीजन, क्योंकि यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकन है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा टॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकन में कैसे विंटर सोलिस्टिक एंड समर सोलिस्टिक्स होते हैं, सन का मूवमेंट होता है, और सोलर इंसुलेशन कैसे एक टाइम पे यहाँ पे होगा तो एक टाइम पे यहाँ पे होगा, और ऐसे ही सीजन चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे ये जो रीजन है, ये यहाँ पे टेम्परेट रीजन है, इसीलिए यहाँ पे टेम्परेट जोन कहा गया है। और लास्ट में ये रीजन नियर द पोल है। ऑब्वियस सी बात है, पोल के पास है तो टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम ही होगा, ठंडा ही होगा, इसीलिए इस रीजन को कहा गया है फ्रिजिड जोन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब बात है लॉन्गिट्यूड्स की। तो लॉन्गिट्यूड्स होते क्या है? अगेन दे आर इमेजिनरी लाइंस, हाफ सर्कल्स जॉइनिंग द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब यहाँ पे आप अगर देखो तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ ये लाइंस जा तो रही हैं, बट ऐसे कोई ज्वाइन नहीं कर रही हैं फिजिकल लाइंस जो साउथ, नॉर्थ टू साउथ जा रही हो, इस तरीके से आ रही हो, ऐसी कोई लाइंस नहीं है यहाँ पे। इसीलिए ये जो लाइंस थी ये तो लैटिट्यूड्स थी, बट अभी हम जब पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स तो ये ऐसी लाइंस होंगी जो नॉर्थ टू साउथ जाएंगी। मीन्स अगर यहाँ पर हम बात करें तो ऐसी लाइन जो इस तरीके से कट हो, ये अगर नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल होगा। So they are called meridians of longitudes, and unlike latitude all longitudes are equal of length। देखिए अर्थ की जो लेंथ है, ये हम अर्थ की जो शेप के हिसाब से कहें तो ऐसे में तो अगर ये हमारा इक्वेटर था तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एरिया कम होता जाएगा, बट अर्थ का ऐसे में एरिया कम नहीं होता। इसीलिए ये जो लॉन्गिट्यूड्स की लाइंस हैं ये इक्वल होती हैं, मतलब टोटल 360 होती हैं। सॉरी, टोटल 360 होती हैं। तो ये जो 360 लाइंस हैं ये सारी बराबर होती हैं। उसके बाद एक टर्म हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। अब ये प्राइम मेरिडियन क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। प्राइम मेरिडियन बेसिकली 0 डिग्री, इक्वेटर हमने यहाँ पे देखा, ये इक्वेटर 0 डिग्री। लैटिट्यूड में अगर हम बात करें तो इक्वेटर 0 डिग्री है, तो ऐसी लॉन्गिट्यूड में अगर हम बात करेंगे तो प्राइम मेरिडियन जो है वो 0 डिग्री है। It passes through Greenwich, London, England and divides the earth into eastern and western hemisphere। लैटिट्यूड में हमने क्या पढ़ा था कि लैटिट्यूड में वो डिवाइड कर रहा था नॉर्थ और साउथ में। सिमिलरली अब आप ये देखो लॉन्गिट्यूड में, लॉन्गिट्यूड की लाइन जो है वो इस तरीके की लाइन है और ये डिवाइड कर रही है अर्थ को इनटू ईस्ट एंड वेस्ट में। और ये जो यहाँ पे बात कही गई है कि इट पासेस थ्रू ग्रीनविच लंदन इंग्लैंड एंड इट्स 0 डिग्री, तो वो यहाँ पे है। ये देखिए आप, ये वो लाइन है जो 0 डिग्री की लाइन है, और यहाँ पे लंदन है और यहाँ से वो पास होके जाती है, इसीलिए इसका, लंदन में एक जगह है ग्रीनविच तो इसीलिए उसका नाम जो है ग्रीनविच मीन टाइम पड़ा है, जीएमटी जिसे हम पढ़ते हैं। नाउ लॉन्गिट्यूड वैल्यूज, सो 0 to 80 डिग्री
ईस्ट एंड 0 to 80 डिग्री वेस्ट, दोनों तरफ ये अर्थ को कवर करती हैं। यहाँ पे कुछ लॉन्गिट्यूड्स दिए हैं, दिल्ली का 77 डिग्री ईस्ट, न्यूयॉर्क का 74 डिग्री वेस्ट एंड टोक्यो का 140 डिग्री ईस्ट। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। प्राइम मेरिडियन यहाँ पे बताया है, ये वाली जो लाइन है, द मेन लॉन्गिट्यूड इट पासिस थ्रू ग्रीनविच 180 डिग्री, मीन्स यही जो लाइन है 0 डिग्री की, ये अर्थ की दूसरी तरफ से भी तो होगी। ये तो आधा साइड, हम अर्थ का फ्रंटल फेस देख रहे हैं, इसी का ये अपोजिट में भी तो होगी, जो अर्थ को पूरा यहाँ से कवर करके लेके आएगी। एक सर्कल जो होता है, ये तो उस सर्कल का हाफ पार्ट है जो विजिबल है, हाफ पार्ट पीछे भी होगा। तो इस तरफ तो ये 0 डिग्री है, बट पीछे की तरफ से ये 180 डिग्री है। और इसी को ही जो है हम बाद में यूज़ करते हैं डेट लाइन के लिए भी, और इसी से ही हम यूज़ करते हैं टाइम मैनेजमेंट करने के लिए भी। ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स अगर हम बात करें, तो ऑल लॉन्गिट्यूड ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, मतलब ये जो प्राइम मेरिडियन है, यहाँ से ईस्ट की तरफ अगर हम देखें तो ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स हैं, और यहाँ से वेस्ट की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स हैं। लॉन्गिट्यूड मीट एट द पोल। नेक्स्ट एक बात जो यहाँ पे बताई गई है, लॉन्गिट्यूड मीट्स एट द पोल। यहाँ पे देखिए सारी लाइंस कहाँ की तरफ कन्वर्ज हो रही हैं, ये सारी लाइन पोल्स की तरफ कन्वर्ज हो रही हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि नॉर्थ और साउथ पोल, इन दोनों जगहों पर जो ये लॉन्गिट्यूड्स की लाइंस हैं, ये यहाँ पर कन्वर्ज हो रही हैं। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर अगर हम इनको पढ़ें, तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर फॉर्म द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेस। पीछे हम अभी पढ़ चुके हैं, चार कोऑर्डिनेट्स, सॉरी दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। दे हेल्प डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। जैसे दिल्ली का अगर हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखें, तो 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 77 डिग्री ईस्ट तक है। एंड द नेटवर्क ऑफ ऑल लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द ग्रिड और ग्रिड लाइन। मतलब जितने भी हम यहाँ पर ये देख रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स, साथ में अगर हम लैटिट्यूड को भी काउंट करें, तो वो बना देगा ग्रिड या ग्रिड लाइंस। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग द टाइम जोन्स। अंडरस्टैंडिंग द टाइम जोन्स का मतलब सीधा सीधा है, सॉरी ये अब देख सकते हैं हम। तो अंडरस्टैंडिंग द टाइम जोन, इसमें हम क्या देखेंगे कि जो अर्थ का जो रोटेशन है, इसको पूरा कंप्लीट होने में 24 आवर्स लगते हैं, और जो एंगल कवर होता है वो होता है 360। अब अर्थ अगर फ्लैट होता, तो फ्लैट होने का फायदा क्या है? फ्लैट होने का फायदा ये है कि पूरी अर्थ पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या होता, सनरेज आ रही होती, इससे कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होता दो रीजन्स के बीच में। बट अब अर्थ का जो मूवमेंट है, एक तो वेस्ट टू ईस्ट है, और दूसरा जो शेप है वो भी स्क्वायर है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे सन के सामने वो रीजन्स आएंगे, इसीलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम भी होगा। उसी को ही हम अब यहाँ पे आगे समझने वाले हैं। अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बहुत बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, हर किसी को पता होनी चाहिए। वन कंप्लीट रोटेशन टेक 24 आवर्स। टोटल रोटेशन 360 डिग्री इन 24 आवर्स, देयरफॉर इट रोटेट्स 15 डिग्री इन 1 आवर्स। और यही हमें आगे टाइम कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा कि एक आवर में अर्थ ने कितना मूवमेंट किया, 15 डिग्री का मूवमेंट किया। सो टाइम डिफरेंस अगर हम बात करें, तो अर्थ अगर 15 डिग्री ईस्ट की तरफ मूव कर रही है तो अगेन 1 आवर, और मूविंग 15 डिग्री वेस्ट तो डिक्रीजिंग बाय 1 आवर। मीन्स अगर हम यहाँ पे, अगर हमारा जो प्राइम मेरिडियन है, ये इस प्राइम मेरिडियन से अगर हम 15 डिग्री इधर की तरफ मूव करते हैं, तो 1 आवर का डिफरेंस आएगा। उसके आगे और 15 डिग्री मूव करेंगे तो 2 आवर का डिफरेंस आएगा। सिमिलरली अगर वेस्ट की तरफ जाएंगे इस प्राइम मेरिडियन से, 1 आवर, 15 डिग्री का डिफरेंस, या हम कह सकते हैं 15 डिग्री मूव करने पे 1 आवर का डिस्टेंस डिफरेंस, ऐसे ही आगे की तरफ कैलकुलेट होता जाएगा। अब लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम, ये क्या है? तो लोकल टाइम इज बेस्ड ऑन द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस। किसी भी एक प्लेस पे कौन सा लॉन्गिट्यूड पास हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का मैप आप देखिए, ये इंडिया का लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 ईस्ट, और ये पास हो रहा है उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से।
और यहाँ से ही पूरे इंडिया का टाइम जोन कैलकुलेट किया जाता है। उसी से जो टाइम निकला, ये 5 आवर 30 मिनट्स अहेड है, तो यहाँ से जो 5 आवर 30 मिनट्स अहेड करके टाइम निकलेगा वही इंडिया का लोकल टाइम कहा जाएगा। स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा? यूजिंग डिफरेंट लोकल टाइम्स विद इन वन कंट्री इज इनकन्वीनियंट, सो कंट्री अडॉप्ट करती है एक स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन द सेलेक्टेड मेरिडियन। जैसे यहाँ पे हमने बात करी कि इंडिया ने अपना ये वाला जो मेरिडियन है या ये वाला जो लॉन्गिट्यूड की लाइन है, इसको सेलेक्ट किया है ताकि वो कैलकुलेट कर सके पूरा इंडिया का टाइम। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। इंडिया फॉलोज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इट इज़ बेस्ड ऑन 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड IST इज 5 आवर 30 मिनट अहेड ऑफ GMT। GMT क्या है? GMT यही वो लाइन है, जो ये प्राइम मेरिडियन की लाइन है ना, यही GMT की लाइन है। तो यहाँ पे जो भी टाइम होगा उससे 5 आवर 30 मिनट्स अहेड होगा इंडिया का टाइम। जैसे अगर चलो मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे अगर GMT पे हो रहे हैं 12 PM, मतलब दिन के 12 बज गए हैं अभी इंग्लैंड में, तो इंडिया में कितना टाइम होगा? आप 5 आवर 30 मिनट्स प्लस कर लो, कितने होंगे बताइए? सिंपल है, 5:30 PM। यहाँ पे शाम के 5:30 बज रहे होंगे। ऐसे ही हर जगह का टाइम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक जो बचता है वो है टाइम जोन का, कि टाइम जोन क्या है। देखिए, एक टाइम जोन एक रीजन है जहाँ पे वेयर द सेम स्टैंडर्ड टाइम इज फॉलोड, मतलब किसी एक रीजन में जो स्टैंडर्ड टाइम फॉलो किया जाता है वो उसका टाइम जोन कहलाता है। आइडियली वन टाइम जोन कवर 15 डिग्री लैटिट्यूड्स, सॉरी लॉन्गिट्यूड्स, मतलब 15 डिग्री के अंदर जो भी रीजन आएगा, मतलब ये 1 से लेके 15 तक, ये 15 डिग्री का डिस्टेंस है, इसके बीच में जो भी रीजन आएगा, जो भी टाइम कैलकुलेट होगा वो इसका टाइम जोन कहलाएगा। लार्जर कंट्रीज में है मल्टीपल टाइम जोन्स। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं रशिया का 11 टाइम जोन्स, मीन्स अगर आप रशिया के दो पार्ट्स वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे, 11 बार आपको टाइम चेंज करना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 11 टाइम जोन्स हैं। इंडिया की बात करें तो एक ही टाइम जोन है, चाइना के पास एक ही टाइम जोन है, कनाडा जो है मल्टीपल टाइम जोन यूज़ करता है, USA मल्टीपल टाइम जोन यूज़ करता है। तो सिमिलरली जितनी भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका एरिया बहुत बड़ा है वो सब लोग मल्टीपल टाइम जोन्स यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये क्या चीज़ है? अब जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं टाइम, तो आप देखोगे कि दोनों तरफ टाइम GMT से अलग है। मीन्स यहाँ पे अगर आप 5 आवर 30 मिनट प्लस कर रहे हो, तो यहाँ से जब आप जाओगे ना वेस्ट की तरफ, तो उतने ही डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में 5 आवर 30 मिनट माइनस भी करोगे। मीन्स इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है और सिमिलरली वेस्ट की तरफ जो लॉन्गिट्यूड आएगा किसी भी रीजन का, दोनों में टाइम तो सेम रहेगा 5 आवर 30 मिनट्स का। बट डिफरेंस ये रहेगा कि यहाँ पे 5 आवर 30 मिनट्स प्लस किए जाएंगे GMT के टाइम पे, और यहाँ पे 5 आवर 30 मिनट्स माइनस किया जाएगा GMT के टाइम पे। मतलब जो 12 बज रहे थे, यहाँ पे हमने 5 आवर 30 मिनट प्लस किया जब हम इंडिया के लिए गए ईस्ट की तरफ। सिमिलरली अगर वेस्ट की तरफ वही कोई लोकेशन होती, तो 12 से हम 5 आवर 30 मिनट माइनस करते, मतलब वो सुबह के समय की तरफ जाता, शाम के समय की तरफ नहीं। तो ऐसे ही क्या होगा, कभी ना कभी तो पूरा दिन भी ढलेगा जब आप ईस्ट और वेस्ट की तरफ जाओगे। तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट तो आएगा जहाँ पे आपको डेट चेंज करनी पड़ेगी, और वो है यहाँ पर। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। और इस इंटरनेशनल डेट लाइन से क्या होता है कि जब आप इंडिया की तरफ से आ रहे हो, मतलब यहाँ कहीं पे GMT होगा, यहाँ से आप आ रहे हो, तो होगा क्या, होगा ये कि जब आप इधर की तरफ आओगे, तो जैसे ही आप इस पर्टिकुलर डेट लाइन को क्रॉस करोगे, तो आप एक दिन पीछे चले जाओगे। मीन्स अगर यहाँ पे 15 हो रही थी, तो यहाँ पे हो जाएंगी 14। या यहाँ पे अगर आज 14 तारीख है तो यहाँ हो जाएंगी 13। और सिमिलरली अगर आप अमेरिका की तरफ से आओगे, मतलब वेस्ट की तरफ से आओगे और ईस्ट को
ये डेट लाइन क्रॉस करोगे तो आप जो है, अगर यहाँ 14 हो रहा था तो यहाँ 15, यहाँ 15 था तो यहाँ 16, इस तरीके से डेट चेंज हो जाती है। और यही आपको इसमें समझना था। इसको आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, ईस्ट टू वेस्ट मूव करोगे तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा 1 डे, मीन्स 15 था तो एक दिन सब्ट्रैक्ट कर दो 14, और अगर वेस्ट टू ईस्ट आओगे तो ऐड करोगे 1 डे, मीन्स अगर 14 था, जैसे ही डेट लाइन क्रॉस करी 1 डे ऐड कर दो 15। इस तरीके से ये डेट लाइन जो है काम करती है डे के एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए। तो यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक था, इसके साथ हम ख़त्म करते हैं ये वाला चैप्टर। आगे हमारे पास और भी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आएंगे, ये तो हमारा फर्स्ट लेक्चर था। कोशिश करेंगे हम और अच्छे से आपको कैसे ये लेक्चर्स डिलीवर कर सकते हैं, क्वेश्चन के साथ हम इसको लेकर आएंगे। तब तक आप बने रहिए विद्या सेतु के साथ। इस लेक्चर को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए।